नमस्कार दोस्तों। तो एक तरफ कल हमने देखा कि सीज फायर के लिए ट्रंप ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने निगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं, हमारी बड़ी प्रोडक्टिव बातचीत रही, ये सब कुछ रहा। हालांकि ईरान ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया और ईरान ने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, इन्होंने सीज फायर की बात करके फिर अटैक भी कर दिया। तो वो निगोशिएशंस की अब ये बहुत बड़ी असमंजस में फंसा हुआ मामला कि क्या बात सही में चल रही है कि नहीं चल रही है। हालांकि अच्छी खबर इस पूरे मामले में ये आई है कि ईरान ने अपनी तरफ से एक पैरवी की है कि भाई इसमें बातचीत होनी चाहिए। सीज फायर के लिए उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, अगर दोनों साइड इंटरेस्टेड है। लेकिन ट्रंप कितना सीरियसली इंटरेस्टेड है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई ये बहुत सारे और ऑप्शंस की तलाश में है और मे बी ही इज ट्राइंग टू बाय टाइम। हो सकता है ऐसा कुछ करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये बातचीत करते हैं, क्योंकि सीज फायर की बात इन्होंने पहले शुरू करी तो एक मैसेज बहुत रॉन्ग जाएगा कि भाई यूएस इस वॉर को हार गया। इस टाइप के मैसेज से ट्रंप जो है बहुत चिढ़ते हैं, बहुत दूर रहना चाहते हैं। और इसीलिए, और क्योंकि फिर इलेक्शन कैंपेन पर और दुनिया भर की चीज़ों पर उसका फर्क पड़ेगा कि भाई आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने वाले थे, आप तो वो कर ही नहीं पाए, आप तो हरवा के चले आए अमेरिका को। वो सारी चीज़ें जो है बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ट्रंप का इंटरेस्ट बहुत वहाँ पर मैटर करता है कि ट्रंप कितना इंटरेस्टेड है कि वो इस सीज फायर को करेंगे। हालांकि जो एक्सपर्ट्स का मानना है, ईरानियन एक्सपर्ट का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर वो यूएस ट्रूप्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन देख रहे हैं, अगर इस ऑप्शन को तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो ईरान के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा। बल्कि ईरान तो चाहता है कि लड़ाई जो है वो ग्राउंड पर हो। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि करंट अफेयर्स यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 2 साल के करंट अफेयर्स अब काफ़ी रेलिवेंट हो चुके हैं एग्जाम के लिए। हमने 2 साल के करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कंपाइल करके, उसको एनालाइज करके, एक डिटेल्ड जो किताबें हैं उनको तैयार किया है। बहुत महीनों से इसके ऊपर काम चल रहा था, अब फाइनली ये काम खत्म हुआ है। बहुत मेहनत के बाद PT 730 आपके सामने अनअकैडमी लेकर के आ रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इन सारी मैगजीन्स को, करंट अफेयर्स मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके लिए आप मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इन किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्कैनर है, आप चाहो तो इसको पॉज करके वीडियो को, इसको स्कैन करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर जो ईरानियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो इस चीज़ को क्लेम करना शुरू कर चुकी हैं कि यूएस जो है वो दूसरा ऑप्शन तलाशने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रिपेयर कर रहा है कि वो अपने दे विल सेंड देयर सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड। वो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात कही जा रही थी शुरुआत में कि यूएस कभी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, उनके लिए सही नहीं होगा, मैसेज सही नहीं जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें कही जा रही थी। अब उनके पास दे आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। और मुझे लगता है कि डिएगो गार्सिया का जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रेशर यूएस के ऊपर पड़ा है और उसी के बाद से एकदम से ट्रंप के मिजाज जो है बदले बदले लग रहे हैं। सो मे बी ही इज ट्राइंग टू बाय सम टाइम और फिर ये ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारने की बात यहाँ पर सोची जा रही है। अब रियूटर्स ने इसको सबसे पहले क्लेम किया था, बहुत सारे और भी न्यूज़ एजेंसी ने इसको क्लेम किया। कितना सही कितना गलत उसके ऊपर हम नहीं बात कर सकते, लेकिन अंदर खाने ये सारी बात चल रही है कि अब अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारने का समय आ चुका है। अब इसमें अगर आप देखो तो ईरान के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो ईरान के लिए बहुत अच्छा है। ईरानियन जनरल्स तो इस स्टेप को बिल्कुल वेलकम करेंगे, दे विल वेलकम द यूएस ट्रूप्स। रीजन बीइंग कि एयरबॉर्न फाइट करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। हमें भी पता है कि दे आर लिटरली नथिंग इन एयर पावर, कुछ नहीं है उनके पास। तो एयर में फाइट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जितनी मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है उनको, और फिर वो इंटरसेप्ट भी हो जाता है, वो इतनी एलीट क्वालिटी का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड पर बूट्स आ जाते हैं तो ग्राउंड पर फाइट करने के लिए ईरान बिल्कुल रेडी रहेगा। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझने वाली है यूएस के लिए कि ये चीज़, ये कैंपेन कितना आसान होगा उनके लिए, ये बहुत देखने वाली बात है। अब जब ये चीज़ बाहर आई कि बूट्स ऑन ग्राउंड होने वाला है, तो इसका मतलब सिचुएशंस और ज़्यादा मुश्किल में जाने वाली हैं यहाँ पर। हालांकि इसमें बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई इसमें अगर यूएस ट्रूप्स जाती हैं तो वहाँ पर ग्राउंड पर उनके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। अभी तक क्या था, आप हवे से सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हर्ट कर रहे थे, आप उनको हर जगह पर मार पा रहे थे। लेकिन जो रिजीम चेंज की आपकी कोशिश थी वो फेल हुई, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी इस पूरे वॉर से, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल सी थी कि भाई अगर हम फाइट करेंगे यहाँ पर तो ईरान के इंटरनल अंदर से भी फाइट आएगी। भाई लोग जो है वो खड़े होंगे और इस रिजीम को ख़त्म कर देंगे, गिरा देंगे, एक रिवॉल्यूशन करा देंगे हम, है ना। उस टाइप का एक सोच, जैसे गद्दाफी के साथ इन्होंने सोचा था, सद्दाम के साथ जो इन्होंने किया, तो उनको एक उस टाइप का सोच था कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से टर्न की हैं, और इसकी वजह से अब इनको बूट्स ऑन ग्राउंड के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। और अगर वो बूट्स ग्राउंड पर आते हैं तो क्या अमेरिकन उसको मैनेज कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप इनका इतिहास देखोगे तो इनका एक्सपीरियंस लैंड बॉर्न फाइट में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहा है। आप वियतनाम की याद आ रही होगी, अफगानिस्तान की याद आ रही होगी, सीरिया की याद आ रही होगी। लेकिन समझने वाली बात है कि सीरिया में फिर भी आप एक मिलिशिया से लड़ रहे थे, अफगानिस्तान में फिर भी आप एक काइंड ऑफ मिलिशिया से ही लड़ रहे थे। लेकिन ईरान के अंदर जब आप घुसेंगे तो वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही होगी एक पूरी वेल ट्रेंड आर्मी। यहाँ पर कोई मिलिशियाज नहीं है, कोई गुरिल्ला फाइटिंग नहीं होगी, एकदम मैन टू मैन वो मिलिट्री इंतजार कर रही होगी। जो वेल ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, उनके भी अपने प्लान्स होंगे, उनकी भी प्लानिंग प्लॉटिंग सब चीज़ होगी। तो और फिर उनका ग्राउंड है तो वहाँ पर उनको अपना ग्राउंड का एडवांटेज भी होगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा 100%। तो ये यूएस के लिए कितना मुश्किल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 100% ये बहुत बड़ा मुश्किल होगा। अब बूट्स ऑन ग्राउंड की जो स्पेक्यूलेशंस आ रही हैं ये हवा में नहीं आ रही हैं। इसको रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा पेंटागन के दो बहुत ही क्रेडिबल ऑफिशियल से बात हुई, उनका नाम ऑब्वियसली नहीं लिया जा सकता है, जिनका कहना है कि बेसिकली ट्रंप इज जस्ट बाइंग टाइम और वो 82 एयरबॉर्न डिवीजन को वहाँ पर उतारने वाले हैं। और ये 82 एयरबॉर्न डिवीजन वैसे तो बहुत ही एलीट डिवीजन है, लेकिन ये जैसे ही वहाँ पर उतरेगा तो वहाँ पर सिचुएशंस बिल्कुल एकदम टेबल्स जो है वो टर्न हो जाएंगे। हालांकि यूएस की तरफ से निगोशिएशंस की बात चल रही है, लेकिन अगर पेंटागन में ये डिस्कस हो रहा है कि वी नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो आप समझ सकते हो कि निगोशिएशंस कितनी सीरियस होंगी, ये निगोशिएशंस को कितनी सीरियसली परस्यू किया जा रहा होगा यूएस के साइड से। एंड बहुत सारे ईरानियन एक्सपर्ट्स ने भी, इजरायली एक्सपर्ट्स, यूएस के एक्सपर्ट्स और जनरल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने सबने ये बोला, एक बात आपको हर जगह पर कॉमन दिखाई दे रही होगी, जहाँ जहाँ पर ट्विटर पर हर जगह पर बात हो रही है, एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई दे रही होगी कि सबका ये कहना है कि भाई देखो एक चीज़ है कि ये निगोशिएशंस इट इज़ डूम टू फेल, वो होना ही है, फेल ही होना है, क्योंकि जो कंडीशंस रखी जाएंगी वो कंडीशंस कभी यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो कंडीशंस रखी जाएंगी उसको कभी यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फिर यूएस की अपनी कंडीशंस होंगी। एक तो वो जो फेस है ना पूरे वॉर का कि भाई हम वॉर हार गए, वो एक बहुत बड़ा बैगेज है जो कैरी होगा, तो इसीलिए ये निगोशिएशंस फेल हो जाएंगी। अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगातार पिछली वीक में चल रहे हैं। अब एक नाम उसमें सामने आया है उसका है नाम पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान जो नाम आता है तो ऑब्वियसली एक ना ये मतलब ये बहुत ही हंसी वाली बात हो जाती है, हास्य का पात्र हो जाता है। आप मतलब पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी कि क्या है यार, कुछ भी, ये क्या मीडिएशन करेंगे। आपने वो एक मीम देखा होगा जहाँ पर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बात कही जा रही थी कि हमने सऊदी अरेबिया को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, फिर हमने ईरान को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, फिर सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने मिलकर के बोला कि आप बैठ जाइए। तो वही पाकिस्तान की असल में वही इमेज है। और ये क्या ही मीडिएशन करेंगे। और अगर पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है इस मैटर में तो मुझे लगता है कि इस मैटर में कोई मीडिएशन हो ही नहीं सकता कभी। यार तुम खुद एक पपेट हो यूएस के, तुम क्या ही मीडिएशन करोगे। ईरान तुम्हें कुछ समझता नहीं, यूएस तुम्हें कुछ समझता नहीं। बिल्कुल यू आर जस्ट लाइक, आप खुद कह रहे हो कि हम भीख मांगते हैं जगह जगह जाकर के, तो आप अपना देश संभालो। अब कहाँ मीडिएशन के चक्कर में पड़ गए, बस वही ये लाइमलाइट लेने के लिए बोल दिया है शहबाज शरीफ ने, और उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान को तो आप ना मान के ही चलिए। टर्की, इजिप्ट जैसे देश, भारत जैसे देश इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि टर्की, इजिप्ट, भारत जैसे देशों को इसमें बड़ा रोल प्ले करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से ठीक ठाक संबंध, अच्छे संबंध। और आप, भारत सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है इसमें। अगर आप मीडिएशन को सच में सीरियसली देख रहे हो, किसी भी बातचीत को आप सीरियसली देख रहे हो, तो इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और बहुत बड़ी कंट्री है जो असल में इसमें कुछ कर सकता है इस पूरे मैटर के अंदर। लेकिन इंडिया कितना इन्वॉल्व होगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो खैर पाकिस्तान का नाम तो पाकिस्तान को तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमारी बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुई, मतलब यूएस और ईरान के बीच में बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुई। और उसके तुरंत ही बाद ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं भाई किस चीज़ की बात कर रहे हो, कैसी प्रोडक्टिव डिस्कशन, कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है हमारे बीच में। ट्रंप बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। अब ये ट्रंप के साथ एक बड़ी समस्या है यार। पहले भी उन्होंने ये काम किया है कि कुछ बात है, मैंने पुतिन को फ़ोन किया, पुतिन से बात करी, और फिर रशिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कोई बात नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, अपना एक प्रोसेस होता है, बैक चैनल से भी बात कर रहे हो उसका भी एक अपना प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा फ़ोन मिला दिया, कोई गली का गुंडा थोड़ी कि फ़ोन मिला दिया, अरे भाई देख लेना छोटा भाई ये छोड़ दो, ऐसा थोड़ी कि आप किसी को भी फ़ोन मिला दोगे। तो वो ट्रंप का एक जो पूरा कैरेक्टर है ना, वो समझ में नहीं आता। वो एक बिल्डर टाइप कैरेक्टर जो नहीं होता, बिल्डर्स होते हैं ना, वो बिल्डर टाइप का कैरेक्टर है कि यार इनको फ़ोन मिला, अरे ठीक है यार फ़ोन मिला
दिया, कह दिया ठीक है भाई मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से भाई कंट्रीज़ के बीच में बात हो रही है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, चैनल्स होते हैं बीच में, मीडिएटर्स होते हैं बीच में, और वो भी वॉर के सिचुएशन में आप ऐसे कैसे बात कर लिया, और ईरान कह रहा है कि कोई बात ही नहीं हुई है। तो यहीं पर आकर के मामला जो है ट्रंप के साथ हमेशा फंसता है। वो शायद उसको सीरियस ही नहीं लेते, किसी चीज़ को वो सीरियस लेते ही नहीं कि हमें निगोशिएशन करना है, ही इज़ इन हिज ओन वर्ल्ड। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो बार बार यहाँ पर फंसता है। अब अगर हम देखें कि ईरान कितना चाहता निगोशिएशन के लिए, तो ईरान के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ईरान और यूएस के बीच में बहुत बढ़ चुका है ट्रंप के आने के बाद। ट्रंप ने पहली एक बार निगोशिएशन के लिए बोला, सीज फायर हुआ और कहा जा रहा था कि बातचीत शुरू होने वाली थी, उसके बाद फिर से अटैक कर दिया गया। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है ईरान और यूएस के बीच में, और ईरान उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसे हवे में कुछ बात हो। कोई बड़े मीडिएटर्स आएंगे, वो गारंटी लेंगे, तभी जा करके ईरान इसमें कुछ बात करने वाला है। तो एक वो ट्रस्ट फैक्टर की वजह से, क्योंकि कई बार, और साफ साफ ईरान ने कहा भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी इस बात को कि कई बार अटैक हो चुका है हमारे ऊपर, बातचीत के बाद अटैक हो चुका है, पहले भी ये बातचीत के बाद अटैक हुआ था। अब हम इस चक्कर में कभी पड़ने ही वाले नहीं हैं, और हमें बात ही नहीं करनी भाई। हम निगोशिएशंस जो है 2 बार हम कर चुके हैं आपके साथ, और दोनों बार आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, 2 बार आपने हमें धोखा दे दिया। अब तो भाई हमें गारंटी चाहिए, तभी निगोशिएशंस होंगे। अब अच्छी बात यह है कि ईरान ने फाइनली अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। अब अगर निगोशिएशंस होते हैं तो कंडीशंस क्या रखी जाएंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो 100% रखेगा। मैं एक चीज़ पहले ही कहता था कि जब अब ईरान से पूछा जाएगा कि क्या आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप कर दोगे, मुझे लगता है ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब तो और नहीं करने वाला, अब तो और ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, तो अब तो वो और नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। और 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पर ईरान रख सकता है। पहली चीज़ कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, पहले तो आप स्ट्राइक को रोको, सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्राइक्स जो हैं वो ख़त्म करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हमें एक गारंटर चाहिए, वही चीज़ जो सेम यूक्रेन कर रहा है कि भाई हमें एक गारंटर चाहिए जो कि इस बात की गारंटी ले कि अब अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो फिर इसका क्या, फिर कौन हमारे साथ खड़ा होगा, फिर उसके क्या रेपरकशंस होंगे, और जिसने अटैक किया उसके साथ क्या किया जाएगा। तो अब हमें गारंटर की ज़रूरत है, अब हमें हमारी एश्योरेंस लो, और जब कोई एश्योरेंस लेगा तब हम मानेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि भाई हमारा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए। अब ये भरपाई कैसे होगी, मतलब कितना बड़ा नुकसान हो गया, बिलियंस में नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है? तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी शिप्स पास होंगी उनके ऊपर एक ट्रांजिट फीस लगा दे, और इस ट्रांजिट फीस को ईरान अपने लॉसेस में, डैमेजेस में इंक्लूड करे कि भाई हमारा लॉस हुआ है तो ट्रांजिट फीस दो, और फिर आप अपनी शिप्स ले जाओ यहाँ से, उससे हम अपनी कंट्री को रिबिल्ड करेंगे। या तो ये हो सकता है, लेकिन अब बाकी जो देश हैं जिनका इससे ना लेना एक ना देना दो, वो क्यों ट्रांजिट फीस पे करने जाएं? भाई जाहिर सी बात है, किसी का थोड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो क्यों पे करेंगे ट्रांजिट फीस? तो अब जो देश ट्रांजिट फीस देने के लिए तैयार नहीं है, हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट उनको रिइंबर्स करे, ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब यूएस कितना ये रिइंबर्स करना चाहेगा, आपको पता ही है कि पहले ही इतना बर्डन है उनके एक्सचेकर के ऊपर, अब वो ये रिइंबर्समेंट करेंगे, और उन्होंने कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, डिफेंस के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब एक बहुत बड़ा बबल है यूएस में भी। जैसे चाइनीज़ बबल कहा जाता है ना, चाइनीज़ इकोनॉमिक बबल, वैसा एक बहुत बड़ा यूएस इकोनॉमिक बबल भी है। तो उसको ये देखने वाली बात हो जाएगी कि वो कितना ज़्यादा काम करेगा, तो यूएस उसके लिए कितना रेडी होगा। मुझे लगता है कि ये कंडीशंस पर यूएस बिल्कुल भी रेडी नहीं हो सकता, और ट्रंप की इमेज बड़ी ख़राब हो जाएगी इससे कि यार तुमने फ़ायदा कराने के बजाय अमेरिका को ग्रेट बनाने की जगह उस सारा नुकसान उनका और भर रहे हैं हम, भरपाई हम कर रहे हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी पढ़ने की, इजराइल का मैटर था, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें अपनी जेब से पैसा भरना पड़ गया। तो वो वाली चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं यूएस को सताएगी, ट्रंप को भी सताएगी। उन्होंने कहा कि जितना भी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान ने इस पूरे वॉर में यूज़ किया वो सारा उनका डोमेस्टिकली डेवलप्ड इक्विपमेंट था, उन्होंने कहीं बाहर से नहीं लिया था इसको। तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को तो कई बार कहा जा रहा है, और कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पूरा इजराइल का वॉर था, बेंजामिन नेतन्याहू के प्रेशर में आके ट्रंप ने ये सारा काम किया, और उस चीज़ को वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। ये सारी बातें तो जगह जगह पर कही जा रही है। उनके एक जो अपने काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम बकवास था, ये पूरा मिडिल ईस्ट का पूरा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, और ट्रंप ने बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन यहाँ पर किया। वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें चल रही थी, वो सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि ये सच में एक ट्रंप का फेलियर है। अब जैसे ही यूएस को फील हो जाएगा, ट्रंप को ये बात महसूस हो जाएगी कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमारे पास कुछ नहीं है वहाँ पर,
वैसे ही ट्रंप जो है वो अपने आप को विक्ट्री घोषित करेंगे कि भाई हम तो जीत गए, हमें तो जो करना था हमने कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा दी उनकी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोक दिया उनका, ये कर दिया वो कर दिया, और फिर ही विल गो टू कनाडा और ग्रीनलैंड, वो कनाडा ग्रीनलैंड की तरफ मूव कर जाएंगे। मुझे भी जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो यही है कि इस वॉर को यहीं बीच में छोड़ेंगे ट्रंप। अब उनको समझ में आ चुका है कि इसमें ये एकदम बिल्कुल एकदम हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो वहां पर एक ही ऑप्शन है कि आप एकदम अपने आप को अचानक से विक्ट्री घोषित करो कि जीत गए भाई, जीत गए जीत गए जीत गए, हल्ला हो गया, याहू जीत गए जीत गए। जैसे पाकिस्तान नहीं है कि आज भी पाकिस्तान के लोगों को, जनता को यही पता है कि भाई हम 71 का वॉर भी जीत गए, हम 65 का वॉर भी जीत गए। तो वही हल्ला कर दो अपने लोग को, तो बताना, एक नैरेटिव क्रिएट करो। तो नैरेटिव क्रिएशन जो है वो शुरू हो जाएगा, नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि हम जीत गए, एंड दे विल गो आउट ऑफ इट। और अब नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड ही होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीनलैंड पर और कनाडा के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे और निकल जाएंगे। अब अगर आप इसमें डेथ काउंट देखोगे तो ईरान के 1500 लोग इसमें मारे जा चुके हैं, इजराइल के 16 लोग की बताई जा रही है कि वो मारे जा चुके हैं। हालांकि ईरान का नंबर और बड़ा है, ईरान क्लेम कर रहा है कि ज़्यादा इजराइलीज की उसमें डेथ हुई है। कुछ नंबर जो हवे में ट्विटर विटर से आता है वो ऐसा आता है कि 3000 लोग प्रभावित हुए हैं कुल मिला जुला के, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद 13 यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो, उनकी डेथ हुई है। और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होगा तो आप समझ सकते हो कि ये लॉस कितना बड़ा होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मामले में कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि ट्रंप जो है वो ईरान के पावर स्टेशंस को नेक्स्ट टारगेट करने वाले हैं, एंड अपनी एयरबॉर्न 82 एयरबॉर्न को वहाँ पर उतारने वाले हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड। एंड फॉर दैट मे बी ये सीज फायर की ऊपर की बातें करके ही जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम। हालांकि अभी अगर आप देखो एज ऑफ नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, उन्होंने साफ कहा है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम अपने फोर्सेस को ग्राउंड पर भेजें, लेकिन हम इस ऑप्शन को ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि इस ऑप्शन को हम पूरी तरीके से अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं, मतलब इट इज़ अ वैलिड ऑप्शन और इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब हो सकता है अगर पेंटागन की तरफ से भी आ रहा और उड़ती उड़ती स्पेकुलेशंस आ रही, अभी तक सारी स्पेकुलेशन सही हुई हैं, तो हो सकता है यू मे सी बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।